चलिए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट वीडियो ये रहेगा, वीडियो नंबर 5। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग एम्ब्रायो तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद कैसे मैच्योर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या लिखा हुआ है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में लिखा हुआ फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, कि दो बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सिनगेमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ, उसके बाद इवेंट ऑफ द इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल किस में मैच्योर किया? ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी इनटू द फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोले। ठीक है, यहाँ तक बात करते आगे इंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, मतलब कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट से पहले किसका डेवलपमेंट होता है? इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। समझ गए बात को? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट से पहले किसका डेवलपमेंट होता है? इंडोस्पर्म का, क्योंकि इंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन देता है किसको? एम्ब्रायो को। डेवलपमेंट प्रीसीड द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। वाई? तो रीज़न वही होगा क्योंकि इंडोस्पर्म का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द ग्रोइंग एम्ब्रायो। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल repeatedly divides repeatedly and form ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू। जैसे हुआ क्या था, जैसे कि कहाँ पे गया, देखिए यहाँ पे इसके पीछे एक डायग्राम और था ना, अच्छा इसको बना देते हैं। जैसे हुआ क्या था, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, इसमें ऊपर में 3 एंटीपोडल था और यहाँ पे 3 इस तरह से सेल था, इसको बोले सिनर्गिड बोले और इसको बोले एग सेल बोले। तो जब यहाँ पे पोलन ट्यूब इंटर किया था सिनर्गिड में, अपना दोनों मेल गैमेट को यहाँ रिलीज़ कर दिया और एक मेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ था जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से, और एक मेल गैमेट फ्यूज़ किया था यहाँ पे एग सेल से। तो जब एग सेल से प्लस मेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ तो इसको हम लोग बोले सिनगैमी। क्या बोले? सिनगैमी। प्लस यहाँ पे ये जो मेल गैमेट एक बच गया यहाँ पे जो गया, इसको बोले हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोले? एक मेल गैमेट है प्लस 2 यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल न्यूक्लियस कितना है यहाँ पे? 3 है, इसीलिए इसको बोले हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोले? ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इस 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ हुआ एक बार यहाँ हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब ट्रिपल फ्यूज़न हो गया ना, तो ट्रिपल फ्यूज़न होने के बाद इस सेल को हम लोग सेंट्रल सेल बोलते थे, अब ये सेल कन्वर्ट हो गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किसमें कन्वर्ट हो चुका है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये जो न्यूक्लियस 2 यहाँ पे था, अब एक बन गया है, इसका नाम बढ़ गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है। ये कैसा है? इसका नेचर है ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ है। अब लिख रहे हैं रिपीटेडली फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब यहाँ से ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये कन्वर्ट होता है इंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट होता है? इंडोस्पर्म में। वही लिखा हुआ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा सेल? इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से क्या कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से क्या बना? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रायो। डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है इंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से बना है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का पूछा जाएगा प्लॉइडी क्या है, तो इंडोस्पर्म का प्लॉइडी होता है 3n। क्या होता है इंडोस्पर्म का प्लॉइडी? 3n होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई। अब बोल रहा है कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है? बहुत रिपीटेडली न्यूक्लियर का डिवीजन होता है इस तरह से। जैसे कि मान लो ये है, अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर डिवीज़न हुआ, यहाँ पे ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर डिवीज़न हुआ, इस तरह से सेल बन गया, बहुत सारा सेल बन जाता है और बहुत सारा इसके अंदर न्यूक्लियस बन गया है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। क्या बोलते हैं? फ्री, जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है। अब लास्ट में जब बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया और उसके ऊपर से इस तरह कवरिंग आ जाएगा और जा कर के यहाँ पे इस तरह। लेकिन किसी किसी प्लांट में क्या होता है? किसी किसी प्लांट में
जो कवरिंग है, जो साइटोकाइनेसिस है, ये नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हमको पढ़ना है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर क्या है, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आगे आएगा। फिर लिख रहा है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पीईएन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। क्या मिलेगा हमको, फ्री न्यूक्लियाई मिलेगा। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब क्या, कि एक ऐसा न्यूक्लियस जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है उसके अंदर, एक साइटोप्लाज्म में इस तरह से बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोले हम लोग, फ्री न्यूक्लियाई बोले। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। सिक्वेंसली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, मतलब कि एक बार यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस रेडी हो चुका है और बाद में जाकर के इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है सब में। और जब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया इसको, तब इसका नाम पड़ गया सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोले इसको, सेलुलर एंडोस्पर्म बोला गया इसको। ठीक है, वही बोल रहा है कि बिकम सेलुलर। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई formed before cellularization varies greatly. The coconut water from the tinder coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. coconut water क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियाई, जो कोकोनट के अंदर जो ये जो पानी है ना, इस पानी में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये हम इसी को बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है ना, यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सेल का कवरिंग नहीं है, सारा न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उसी लिक्विड को बोला जा रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर बात करेंगे एंड दिस सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और कोकोनट में जो वाइट लाइनिंग देखते हैं, जो हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में अगर बात करेंगे टिपिकल डाइकोट एम्ब्रायो के बारे में, और बी नंबर में एम्ब्रायो ऑफ अ ग्रास। ग्रास कैसा होता है, मोनोकॉट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना कॉटिलेडन है, एक कॉटिलेडन, दो कॉटिलेडन, इसको कॉटिलेडन बोले। इस वाले रीजन को हम लोग बोले प्ल्यूम्यूल, जहाँ से सूट का फॉर्मेशन होगा। इसको बोले रेडिकल, जहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। और इस वाले रीजन को हम लोग बोल दिए हाइपोकोटाइल। ठीक है, यहाँ तक बात। अब बात करेंगे आगे, एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली एम्ब्रायो के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया हो, और उसका एग्जाम्पल याद रखना है, ग्राउंड पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, एंड बीन हो गया। ये सब कैसा सीड है, नॉन एंडोस्पर्मस। कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मस। साइड में एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का एग्जाम्पल क्या क्या है, पहला नंबर में है पी ग्राउंड नट एंड बीन्स। अच्छा, नॉन एंडोस्पर्मस को एक और टर्म यूज करते हैं, एक्स एल्बुमिनस। क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस बोला जाता है। अभी आएगा टर्म बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड। अब बोल रहा है कि किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कैस्टर एंड कोकोनट एंड यूज ऑफ ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। बोल रहा है कि फिर से पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जहाँ पे एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसका नाम क्या है, पी ग्राउंड नट एंड बीन। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो इस तरह के सीड को हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड में फिर लिखा हुआ है कि बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड। वो बोल रहा है कि किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। तो एग्जांपल क्या है, कैस्टर एग्जांपल है। कैस्टर कैसा होता है, एंडोस्पर्मस सीड होता है। कैस्टर एंड कोकोनट भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वहाँ पे। तो कैस्टर एंड कोकोनट कैसा है, एंडोस्पर्मस सीड है। पी बीन एंड ग्राउंडनट कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड है। याद रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंडोस्पर्मस सीड, एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मस सीड। एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मस सीड में क्या है, कोकोनट एंड कैस्टर। अच्छा, एंडोस्पर्मस को क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस। क्या बोला जाता है, एल्बुमिनस बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट वन सम सीड ऑफ द कैस्टर पी बीन ग्राउंडनट फ्रूट। ये तो इससे कुछ नहीं है, आते हैं आगे। हम लोग ये क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला नंबर बात किए एंडोस्पर्म के बारे में।
इंडोस्पर्म कहाँ से बना? इंडोस्पर्म बना प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से। किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। इंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल क्या है? 3n है इंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल, ठीक है। अब इंडोस्पर्म के बाद आते हैं हम लोग एम्ब्रायो के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रायो कहाँ से बनता है? एम्ब्रायो जाइगोट से बनता है, ठीक है। एम्ब्रायो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, याद रखना है इसको। एम्ब्रायो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू provide assured nutrition to the developing embryo. Though they sit differ greatly, the early stage of the embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocot and dicot. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रायोजेनी, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकोट। मोनोकॉट में भी एंड डाइकोट में भी, दोनों में क्या है? एम्ब्रायोजेनी सिमिलर टू प्रोसेस है। फिर लिखा हुआ है कि फिगर 1.3 डिपिक्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायोजेनी इन अ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो। 1.13 यहाँ वाला फिगर है, ठीक है, ऊपर वाला 1.13 में यहाँ पे ये एम्ब्रायो के बारे में ही बता रहा है। देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट से यहाँ पे ये जो सेल है ना, इसको बोलेंगे एम्ब्रायो सेल और इसको बोलेंगे सस्पेंसर सेल। अब यहाँ पे सस्पेंसर सेल बहुत सारा बढ़ गया और यहाँ पे ये एम्ब्रायो सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, इसको हम लोग बोले ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। क्या बोले इसको? एग्जाम में डायग्राम पूछा जाएगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, हार्ट शेप बन गया, इसको बोले एम्ब्रायो इज हार्ट शेप्ड। और लास्ट में जाकर के मैच्योर एम्ब्रायो बना, और मैच्योर एम्ब्रायो में यहाँ पे 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है, ये रेडिकल है और यहाँ पे सस्पेंसर सेल है, ठीक है, और ये प्ल्यूम्यूल है, ठीक है। यहाँ तक बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एम्ब्रायो के बारे में बात कर रहे थे। फिर लिखा हुआ कि डिपिक्ट हो गया, डिपिक्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायोजेनी इन अ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रायो। जाइगोट से क्या बनता है? प्रो एम्ब्रायो एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रायो। देखो ये जाइगोट है, मान लो ये जाइगोट है। जाइगोट में पहले ऊपर में इस तरह से सेल बन जाएगा और नीचे वाले को बोलेंगे एम्ब्रायो सेल। अब एम्ब्रायो सेल, ये ऊपर वाला सेल है सस्पेंसर सेल। अब यहाँ पे इसको बोले प्रो एम्ब्रायो। क्या बोले इसको? प्रो एम्ब्रायो। ये सब बुक में नहीं दिया हुआ, प्रो एम्ब्रायो। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बना, उसके बाद ये बना तुम्हारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, फिर बना हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, फिर बना मैच्योर एम्ब्रायो। एग्जाम में ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पहले कौन आएगा? पहले प्रो एम्ब्रायो आएगा, फिर आएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, फिर आएगा मैच्योर एम्ब्रायो, ठीक है, फिर आएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो और उसके बाद जाकर के मैच्योर एम्ब्रायो आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रायो। जाइगोट से पहले क्या बना? जाइगोट से पहले बना प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद बना ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, फिर बना हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो और लास्ट में जाकर के क्या बना? मैच्योर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है सेक्शन, हमको ये एम्ब्रायो ग्रास का एम्ब्रायो बता रहा है और ये डायग्राम को याद रखना है। ये जो एक सिल्ड शेप, इसको बोल रहे हैं स्कूटेलम। क्या बोल रहे हैं? ये कॉटिलेडन है, मोनोकॉट है ये, और मोनोकॉट में कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। यहाँ पे ये जो 2 सरफेस दिख रहा है, इसका नाम है कोलियोप्टाइल। क्या नाम है? कोलियोप्टाइल। यहाँ पे ईपी ब्लास्ट प्रेजेंट है, इसको बोल रहे हैं सूट अपेक्स, इसको बोल रहे हैं रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। ऊपर में कोलियोप्टाइल और नीचे में कोलियोराइजा, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे ईपी ब्लास्ट याद रखना, ये डायग्राम पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये लोकेशन क्या क्या है। सो अब बात करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ? अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। कि एक डाइकोटिलेडन, एक एम्ब्रायो में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? एम्ब्रायो का 2 पार्ट होता है। एम्ब्रायो का एक पार्ट होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस और एक पार्ट होता है कॉटिलेडन। 2 पार्ट है एम्ब्रायो का। एम्ब्रायो का कितना पार्ट है? 2 पार्ट, जिसमें से एक पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस और एक पार्ट को बोलते हैं कॉटिलेडन। फिर लिखा हुआ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन इज कॉल्ड ईपी कोटाइल। मतलब कॉटिलेडन के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ईपी कोटाइल। यहाँ पे डायग्राम तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ ना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। क्या लिखा हुआ? अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। देखो इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये जो पूरा है ना, यहाँ से इसको हटाते हैं, इससे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रायोनल एक्सिस।
और इसी एक्सिस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 2 कॉटिलेडन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाले रीजन को यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लूम्यूल, जहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का, और इसको बोल रहे हैं रेडिकल, जहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉटिलेडन दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग इपिकोटाइल। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे अबव द लेवल, मतलब ये जो कॉटिलेडन है ना, यहाँ से इस रीजन को बोला जाता है इपिकोटाइल, और इसके नीचे बोला जाता है हाइपोकोटाइल बोला जाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ भी बात करेंगे। फिर लिखा हुआ द पोर्शन ऑफ द इम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन इज द इपिकोटाइल, मतलब कि कॉटिलेडन के ऊपर वाले लेवल को क्या बोला जाता है, उस लेवल के ऊपर को हम लोग बोलते हैं इपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन इज द हाइपोकोटाइल। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन कॉटिलेडन के नीचे, कॉटिलेडन यहाँ जो कॉटिलेडन है इसके नीचे वाले रीजन को क्या बोला जाता है, हाइपोकोटाइल बोला जाता है। ठीक है, बिलो द कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, कॉटिलेडन इपिकोटाइल ये हो गया द सिलेंड्रिकल, इसको हाइपोकोटाइल बोले, दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन दी रेडिकल और रूट टिप, रेडिकल एंड रूट टिप का यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, रूट टिप किससे कवर्ड है, यहाँ पे रूट कैप से कवर्ड है। फिर बात करेंगे एम्ब्रायो ऑफ अ मोनोकॉटिलेडन पोजेज ओनली 1 कॉटिलेडन, ये जो मोनोकॉट है, ये जो है ना, ये ग्रास कैसा होता है, मोनोकॉट, और देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटिलेडन है, ये स्कूटेलम ही यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉटिलेडन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही कॉटिलेडन यहाँ पे प्रेजेंट है, मोनोकॉटिलेडन पोजेस ओनली 1 कॉटिलेडन। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, ग्रास फैमिली में कॉटिलेडन को क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम बोला जाता है। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, देखो एक साइड लगा हुआ है, यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radical and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called कोलियोराइजा। अब देखो ये जो कवरिंग को हम लोग बोल रहे हैं कोलियोराइजा, और ये जो कोलियोराइजा इस तरह से घेर करके रख रहा है किसको, रेडिकल को एंड रूट कैप को घेर करके रख रहा है। ये कोलियोराइजा है कैसा, अनडिफरेंशिएटेड है, कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड शेथ कॉल्ड द कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज द इपिकोटाइल। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ पे स्कूटेलम यहाँ से अटैच हो रहा है, अब इसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इपिकोटाइल, और इसके नीचे वाले को बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे एम्ब्रायोनल एक्सिस, इसको इपिकोटाइल बोले। इपिकोटाइल हैज अ सूट अपेक्स एंड अ फ्लू लीफ प्रीमोडियम इनक्लोज इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। अब देखो ये कोलियोप्टाइल के बारे में बोल रहा है, ये कोलियोप्टाइल है ना, ये ऊपर वाला, यहाँ पे ये जो रीजन है इसको बोल दिए इपिकोटाइल, यहाँ से नीचे वाले को बोले हाइपोकोटाइल, और इपिकोटाइल का कवरिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, कोलियोप्टाइल कर रहा है कवरिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इपिकोटाइल हैज अ सूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रीमोडियम इनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं। अब यहाँ से बात करते हैं सीड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है सीड। सीड में देखिए क्या लिखा हुआ है, सीड के बाद क्या होगा, सीड के बाद होगा पॉलीएम्ब्रायोनिक कंडीशन, बस थोड़ा सा और बचा हुआ। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं अच्छा से, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। चलिए सीड के बारे में बात करते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, सीड कहाँ पे फॉर्म होता है, फ्रूट के अंदर। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड के पास क्या प्रेजेंट है, सीड कोट, कॉटिलेडन प्रेजेंट है एंड एन एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, इस तरह से कॉटिलेडन होता है, ये 2 कॉटिलेडन होता है, और इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, ऊपर वाले को प्लूम्यूल और नीचे वाले को रेडिकल बोला जाता है। और बाहर से हमारे पास सीड कोट कॉटिलेडन सीड कोट प्रेजेंट रहता है। कॉटिलेडन एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस, द कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रायो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम। अब बोल रहा है कि कॉटिलेडन में क्या रहता है, बहुत सारा फूड मटेरियल रहता है, जैसे कि लेगुमिनस में बोल रहा है कि सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड स्टोर फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। फिर आगे लिखा कि मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। मैच्योर सीड क्या है, मे बी नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया नॉन एंडोस्पर्मस का, पी एंड ग्राउंड नट, यहाँ पे क्या दिया, पी एंड ग्राउंड नट। लेकिन एक और है, उसका नाम हम लोग ऊपर में लिखे हैं, बीन भी है ना, नॉन एंडोस्पर्मस का पी ग्राउंड नट एंड बीन है ना। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ
कि एल्बुमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया एंडोस्पर्मा सीड का, वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। याद रखना है, यहाँ पे इसको और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे ना कोकोनट, कैस्टर, वीट, मेज, बार्ले। ठीक है, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सब हो गया कैसा, एंडोस्पर्मा सीड का एग्जांपल हो गया। इसको हम लोग एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरीस्पर्म। ये एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा हुआ है। इसको साइड में लिखेंगे हम लोग। साइड में क्या लिखेंगे पहला नंबर बात, ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। पहला नंबर पॉइंट लिखिए, रेमिनेंट ऑफ। रेमिनेंट का मतलब होता है जो पार्ट रह गया। न्यूसिलस जो है ना, किसी किसी सीड में अभी भी रह गया, उस सीड का एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट, जहाँ पे न्यूसिलस अभी भी रह चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग टर्म देते हैं पेरीस्पर्म बोला जाता है। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट, दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोला जाता है पेरीस्पर्म। तो लिखिए रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट है, ब्लैक पेपर एंड बीट में। प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है, प्रेजेंट है, परसिस्टेंट है। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर एंड बीट। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम लोग पेरीस्पर्म बोला जा रहा है। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि persistent nucellus is called पेरीस्पर्म। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको साइड में लिख लीजिएगा, persistent nucellus is called पेरीस्पर्म। persistent nucellus को हम लोग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना कि किसमें प्रेजेंट है न्यूसिलस अभी भी, ब्लैक पेपर में एंड बीट में। और परसिस्टेंट न्यूसिलस के टर्म क्या है, पेरीस्पर्म है टर्म। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डेंस एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड कोट में। अब वही लिखा हुआ है कि इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जैसे कि माइक्रोपाइल जो था ना वहाँ पे ओव्यूल के पास, वो अभी भी सीड में प्रेजेंट है। दैट इज उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल पोर के फॉर्म में। जैसे चना देखे हो, चना जो है ना, तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। चना को कुछ ऐसा होता है, चना जो कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट रहता है, वो माइक्रोपाइल ही है। ठीक है, स्मॉल पोर इज द सीड कोट। दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि स्मॉल पोर जो सीड कोट में प्रेजेंट रहता है वो क्या फैसिलिटेट करता है, वो फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब वो जर्मिनेट करता है उस दौरान सीड के अंदर वाटर कहाँ से जाता है, वो स्मॉल पोर से ही जाता है। दैट इज़ माइक्रोपाइल जो अभी भी सीड में प्रेजेंट है, वो उसको हम लोग पोर बोल रहे हैं। और वो काम क्या कर रहा है, वो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है और वाटर को एंट्री दे रहा है, जहाँ से सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, एज द सीड मैच्योर its water content is reduced and the seed become relatively dry, 10 to 15% of the moisture by mass। देखो जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे सीड ड्राई होते जाता है, उसके अंदर का जो वाटर का कंटेंट है वो डिक्रीज करने लगता है धीरे धीरे। कितना, 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो स्लो डाउन। जैसे सीड मैच्योर होने लगता है, ड्राई होने लगता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। द एम्ब्रायो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। और उस स्टेट के अंदर जो एम्ब्रायो प्रेजेंट है वो किस स्टेट में चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड द सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगा तो फिर से वो जाकर के जर्मिनेट करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, याद रखना ओव्यूल किस में मैच्योर हुआ, सीड में। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी किस में डेवलप हुआ, फ्रूट में। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ठीक है, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। ओवरी का वॉल किस में डेवलप हो जाता है, वॉल ऑफ द फ्रूट, कॉल्ड पेरिकार्प। क्या बोला जाता है उसको, पेरिकार्प बोला जाता है।
दी फ्रूट में भी फ्लैशी, वो फ्लैशी हो सकता है जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई, कुछ फ्रूट ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया एक्सेट्रा। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ दिस सीड, जैसे कि रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन एन अर्लियर क्लासेस। अब बात करते हैं आगे, क्या लिखा हुआ आगे। In most plant, by the time of the fruit development from the ovary, other floral part degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to the fruit formation. याद रखना, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? दो तरह का फ्रूट होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? वैसा फ्रूट जहाँ पे वैसा फ्रूट जिसका फॉर्मेशन ओवरी के द्वारा हो, मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हुआ हो? ओवरी से, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? कि जहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन किसी अदर पार्ट से हुआ हो, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैस्यू, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। वहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? थैलेमस से हो रहा है। किसमें किसमें? एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में एंड कैसियो में। याद रखना तीनों एग्जाम्पल, ठीक है। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, और उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। वैसा फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट बोलेंगे। वैसा फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और फ्रूट कैसे बना? फर्टिलाइजेशन हुआ तभी जाकर के बना। देयर आर फ्यू स्पीसीज, देयर आर, अभी इसको डायग्राम को भी देखेंगे, लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि कहीं कहीं पे होता है कि फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए, उस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और उसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना इज़ वन सच एग्जाम्पल। इसको पार्थेनोकार्पिक का क्या बोले कि एक ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है बनाना। क्या एग्जाम्पल है उसका? बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस होता है। याद रखना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। फर्स्टली, अब एडवांटेज ऑफ सीड बता रहा है। फर्स्टली, सिंस reproductive process such as pollination and fertilization are independent of the water, seed formation is more dependable। क्या बोल रहा है कि सीड का जो है ना फॉर्मेशन वो किस पे डिपेंडेबल है? वाटर पे ही डिपेंड है। वाटर मिलेगा तो जर्मिनेट करेगा, यही सब लिखा हुआ है। कि ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज द अदर एरिया। सीड से ही हो रहा है ना, सीड ही कहीं पे फेंक देंगे तो वो ग्रो हो जाएगा, तो सीड ही कॉलोनाइज कर रहा है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। लिखा हुआ द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब सीड जैसे ये सीड है उसके बाहर एक लेयर लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। वो प्रोवाइड क्या कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। हार्ड सीड कोट क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायो हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। द सीड, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। अब सीड ही नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर क्या करेंगे? कोई भी चीज़ को ग्रो करना है तो सीड चाहिए। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ द सीड विच कैन बी यूज एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि सीड के अंदर मैच्योर हुआ, वो ड्राई हो गया तो वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, वो डोरमेंसी स्टेट में है, इसीलिए इसको हम बहुत लंबे समय तक स्टोर करके हम लोग उसको फूड के तौर पे यूज करते हैं। तो फिर लिखा हुआ थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड? सीड नहीं रहेगा तो क्या एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड, फिर बोल रहा है कि विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। फिर बात करेंगे आगे, हाउ डू द सीड रिमेन अलाइव। अब बोल रहा है कि सीड ड्राई हो जाने के बाद फिर भी जिंदा कैसे रहता है? हाउ डू सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। सीड एक बार बाहर निकल गया फ्रूट से तो वो कैसे जिंदा रहता है? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वाइबिलिटी विद इन फ्यू मंथ। क्या हो रहा है कि किसी किसी स्पीसीज में जो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है वो एक ही महीना के अंदर में वो डिजेनरेट हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है।
फिर बोल रहे हैं कि सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर, और लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज में क्या हो रहा है, सीड बहुत लंबे समय तक उसका एम्ब्रायो एक्टिव है। सम सीड, अब यहाँ से एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है कि सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ द ईयर, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइनस आर्टिकस एक्सावेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। अब बोल रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट वायबल सीड का नाम पूछेगा एग्जाम में। ओल्डेस्ट वायबल सीड का नाम है ल्यूपाइनस आर्टिकस। कहाँ से निकाला गया है, आर्टिक टुंड्रा से निकाला गया है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे साइड में लिखेंगे ओल्डेस्ट वायबल सीड। ओल्डेस्ट वायबल का मतलब कि वो एक्टिव है, ओल्डेस्ट वायबल सीड जर्मिनेशन के लिए वो एक्टिव है, जर्मिनेट कर सकता है, उसके लिए उसको बोल रहे हैं वायबल। फिर लिखा है कि ओल्डेस्ट वायबल सीड, ओल्डेस्ट वायबल सीड में पहला एग्जांपल है ल्यूपाइन, दूसरा एग्जांपल है ल्यूपाइनस, और तीसरा एग्जांपल है आर्टिकस। ठीक है, ल्यूपाइन इज, अच्छा ये तीनों कहाँ से एग्जावेट किया गया था, ये भी लिख लो, एग्जावेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा, एग्जावेटेड आर्टिक टुंड्रा। एग्जावेटेड कहाँ से किया गया, आर्टिक टुंड्रा से। अब नेक्स्ट बात करेंगे पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और है। यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्डेस्ट वायबल सीड में ल्यूपाइन है, ल्यूपाइनस आर्टिकस है, जहाँ से कहाँ से एग्जावेट किए, एग्जावेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा से इसको निकाला गया था। अब इसी में लिख रहा है द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। कितना साल का डोरमेंसी था उसका, 10,000 साल का डोरमेंसी था। ठीक है, अब बोल रहा है कि अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ऑफ ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ अ डेट पाम। यहाँ रिसेंटली एक डेट पाम का सीड पाया गया, वो कितना साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। उस डेट पाम का नाम है फियोनिस डेक्टेलिफेरा। क्या नाम है, फियोनिस डेक्टेलिफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एग्जावेशन एट किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर द डेड सी। और ये एग्जाम्पल भी हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे फियोनिस डेक्टेलिफेरा, फियोनिक्स डेक्टेलिफेरा, फियोनिस डेक्टेलिफेरा कितना साल पुराना है, 2000 ईयर ओल्ड, 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड। इसको निकाला कहाँ से गया था, एग्जावेटेड एट किंग हेरोल्ड्स पैलेस। इसको लिख सकते हैं ऐसा, एग्जावेटेड एट किंग हेरोल्ड्स पैलेस, किंग हेरोड्स पैलेस। चलिए ये सब डाटा लिख लिए हम लोग। ये इम्पोर्टेंट डाटा था यहाँ पे कि ओल्डेस्ट वायबल सीड यहाँ पे कितना साल पुराना था, ये वाला था 10,000 साल पुराना। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग ओल्डेस्ट वायबल सीड, तो यहीं पे लिख लीजिए 10,000 ईयर ओल्ड, 10,000 ईयर ओल्ड, 10,000 साल पुराना सीड था। तो 2 नाम यहाँ पे है, ल्यूपाइन एंड ल्यूपाइनस आर्टिकस। कहाँ से एग्जावेट किया गया, इसको निकाला गया था आर्टिक टुंड्रा से। दूसरा एग्जाम्पल है फियोनिस डेक्टेलिफेरा, ये क्या है, एक डेट पाम का वैरायटी है, और ये कितना साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। ओल्ड वायबल सीड कहाँ से एग्जावेट किया गया था, एग्जावेटेड एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, और ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ये स्टोरी आप लोग रीड करिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी, और ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। ऑल दो सीड इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाकर के सीड फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी, एग्जाम्पल है सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेज हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस।
सीड का फॉर्मेशन हो जाना बिना फर्टिलाइजेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एस्टरेसी एंड ग्रासेस, ये दो जो एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल दिया हुआ, जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। इस तरह को इसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एपोमिक्सिस। जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको लिए टर्म यूज किया गया है एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रासेस और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे एस्टरेसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ कि व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। बोल रहा है कि फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। कि फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एग्जाम्पल क्या था पार्थेनोकार्पी का, बनाना था एग्जाम्पल। फिर बात करेंगे 10 एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस कैसा फॉर्म है, एसेक्सुअल, यहाँ पे कोई गैमेट वगैरह नहीं आ रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बोल रहे हैं कि मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, बिना फर्टिलाइजेशन के। लेकिन सीड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट मिला, तब तो जाकर के ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में। लेकिन यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बट फिर भी यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, सीड का। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री कर रहा है, मतलब कि कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है और यहाँ पर भी सीड बन जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस। जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ये कहाँ पाया जाता है, ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्टरेसी एंड ग्रासेस, जहाँ पे हम देख पाएंगे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। अब यहाँ पे दूसरा बात याद रखना कि एपोमिक्सिस है क्या, एक फॉर्म, एक तरह से देखें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, तो ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बट ये किसका मिमिक्री कर रहा है, ये मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कॉपी कर रहा है। किस तरह से कॉपी कर रहा है, ये भी सीड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात करें आगे। फिर बोला देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division. क्या बोल रहा है कि in some species, diploid egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization. अब यहाँ से ये क्या लिखा, in some species, diploid egg cell, जो egg cell है, is formed, वो फॉर्म हो जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या फॉर्म हो जा रहा है, डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो में वो डेवलप हो जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसिलर cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है एम्ब्रायो का, किसमें सिट्रस एंड मैंगो में। सिट्रस एंड मैंगो में क्या बोला, सम वैरायटी ऑफ द न्यूसिलर सेल, वहाँ पे न्यूसिलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रायो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, वो न्यूसिलर सेल क्या करने लग रहा है, डिवीजन करने लग रहा है, और प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के अंदर प्रोट्यूड कर जा रहा है, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रायोस, और वो भी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जा रहा है। एग्जाम्पल याद रखना ये वाला, सिट्रस एंड मैंगो याद रखना। फिर लिखा हुआ है कि इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल इज कंटेन मेनी एम्ब्रायो, और उस स्पीसीज में एक ही ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा, बहुत सारा एम्ब्रायो प्रेजेंट हो जाएगा। अब लिख रहा है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड इज रेफर टू एज पॉली एम्ब्रायोनी। ये याद रखना, पॉली एम्ब्रायोनी क्या होता है कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रायोनिक कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑरेंज। टेक आउट सम ऑफ द सीड ऑफ द ऑरेंज, यहाँ लिखा हुआ भी है ऑरेंज, एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व मेनी एम्ब्रायोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम द ईच सेल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉली एम्ब्रायोनी का एग्जाम्पल क्या हमको याद रखना है, तो एग्जाम्पल याद रखना है ऑरेंज। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ पे, द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हाइब्रिड सीड जान रहे हो, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड सीड हैज़ ट्रीमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड सीड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। एक प्रॉब्लम था हाइब्रिड सीड के साथ, क्या कि हाइब्रिड सीड को हर एक साल प्रोड्यूस करना पड़ता था। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर शोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर, वो हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करेगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड
इज कॉस्टली। और हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है, एंड हेंस कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, अगर उस हाइब्रिड सीड को हम एपोमिक्सिस कर दें, एपोमिक्सिस के तरीके से बनाने लगें, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन अ हाइब्रिड प्रोजेनी, क्योंकि एपोमिक्टिक क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो मिमिक कर रहा है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देन द farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after the year, and he does not have to buy hybrid seed every year. Because of this importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand genetics of apomixis and transfer of the apomixis। तो वही कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक्स ऑफ द एपोमिक्टिक सीड एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटी में। तो यही बात बोल सकते हैं इतना दूर रीडिंग करने से कि जो एपोमिक्सिक है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एपोमिक्टिक सीड में क्या हो रहा है ना कि एपोमिक्टिक सीड में मतलब हाइब्रिड सीड का क्या है कि हर एक साल प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, हर एक साल बनाना पड़ रहा है, लेकिन एपोमिक्टिक सीड जो है ना वो कैरेक्टर को लूज़ नहीं कर रहा है, वो सेग्रीगेट नहीं कर रहा है। जो हाइब्रिड कैरेक्टर आया ना वही कैरेक्टर को वो हर साल ग्रो करेगा सेम टू सेम, क्योंकि ये एक तरह से एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीड बन जा रहा है। तो ये तो अपना क्रोमोसोम को मेंटेन करके रखेगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा, सेक्सुअल में क्रोमोसोम का वेरिएशन आता है। तो इसीलिए एपोमिक्टिक सीड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखता है एग्रीकल्चर में, और इस पर रिसर्च बहुत सारा अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हुआ। आप लोग को क्या करना है, ये समरी भी रीडिंग करना है, हम यहाँ पे नहीं कराएंगे, बट आपको ये पूरा समरी रीड करना है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में होता है कि इस समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो समरी को भी आपको रीड करना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है समरी रीड करना, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कि क्या शुरू करेंगे। बट आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और कुछ कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, स्पीड पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं। ये सब एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे हैं ना। तो अलग से जब हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे तो वो तो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और ये टॉपिक एक छूट रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम। अब ये डायग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ये हो गया इंडोस्पर्म, ये हो गया स्क्यूटेलम, ठीक है। ये कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, एकदम सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछ देगा कि ये लोकेशन क्या होता है। फिर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सीड है इसमें इंडोस्पर्म यहाँ है, रूट टिप यहाँ है, शूट, मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन, सीड कोट। और ये एप्पल का यहाँ पे देखिए, यही चीज़ को हम लोग खाते हैं। एप्पल का हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग थैलेमस को खाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी का भी हम लोग क्या खाते हैं, थैलेमस को खाते हैं, और इसको एक्नी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर में ये देखिए सीड कोट है, इंडोस्पर्म है, कोटिलेडन प्रेजेंट है। इसको नीचे वाले को बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल, रूट एक्सेस, सूट टिपिकल मेरिस्टेम एंड रूट, यहाँ रूट टिप है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम एक बार सही से। ये डायग्राम ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी तक शायद नहीं पूछा, बट ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू, आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू।